हेलो साथियों, मैं संध्या मिश्रा एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल सुमित चौधरी पर। तो साथियों, आज जो है 2017 का जो प्रीवियस ईयर पेपर है, क्वेश्चन पेपर हिंदी का, वो हम सॉल्व करने जा रहे हैं। तो हम लोग देखेंगे यहाँ पे किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और आप अगर PYQ जितने भी प्रीवियस ईयर पेपर हैं इसके सारे के क्वेश्चन आप तैयार कर लेते हैं तो आप बहुत बढ़िया तरीके से कर पाएंगे। पेपर में सारे क्वेश्चन जो 80 to 90% क्या होते हैं वो रिपीट होते हैं। सेम ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं DLED एग्जाम्स में जो भी आते हैं, तो हमें उसको बड़े ध्यान से देखना है और करना है। जितने भी PYQ 16 का हम लोगों ने कर लिया है, आज 17 का जो 2017 का पेपर है उसे हम सॉल्व करेंगे और देखते हैं कि कैसे कैसे चीज़ें पूछी जाती हैं। पहला जो ये बहुविकल्पी प्रश्न जो आते हैं, जिसे वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी कहा जाता है, तो ये 5 आते हैं, 5 कभी कभी 6 दे देते हैं। तो इसमें जो 25 नंबर का पेपर होता है तो इसमें बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होता है, स्पेशली संस्कृत में और हिंदी में भी लोग कभी कभी पेपर थोड़ा घुमा के आ जाता है। तो हिंदी लोग यकीन नहीं मानते, लेकिन हिंदी जैसे पेपर में भी लोगों की बैक आ जाती है। अगर आपके बहुविकल्पी 5 सही नहीं होते हैं, आपके अतिलक सही नहीं होते हैं, तो फिर बैक तुरंत लग जाती है और बिल्कुल भी देर बैक लगने में नहीं लगती, क्योंकि आप बहुत ही बढ़िया अगर ऑथेंटिक बिल्कुल बढ़िया से लिखते हैं लघु में तभी 2 मिलते हैं, अदरवाइज 2 में 1 ही देता है ज़्यादातर एग्जामिनर। बहुत ही अच्छी कॉपी हो तो भले ही 1.5 दे दे, नहीं तो 2 बहुत कम ही मिलते हैं। चलिए साथियों शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा जो है देवनागरी लिपि की विशेषता से संबंधित नहीं है। अब जो नहीं है हमें वो देखना है कि देवनागरी लिपि से संबंधित नहीं है। जो यहाँ पे होगा जो बोला जाता है वही लिखा जाता है, ठीक है, इसको थोड़ा सही कर लीजिएगा। जो बोला जाता है वही लिखा जाता है, एक वर्ण में दूसरे वर्ण का भ्रम नहीं होता है। तो नहीं है ये बताना, ये सारी चीज़ें तो होती हैं देवनागरी लिपि में। सिरोरेखा का प्रयोग अनावश्यक केवल अलंकरण के लिए किया जाता है, यही ऑप्शन सही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ऐसा नहीं अलंकरण के लिए किया जाता है सिरोरेखा का प्रयोग, ये बात क्या है, सही नहीं है, तो यही हमें बताना था। अगला क्या कह रहा है, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है। तो हम सभी को पता है, बहुत अच्छे से हम लोगों ने स्वर पढ़ा, व्यंजन पढ़ा, वर्ण, सारी चीज़ें पढ़ी देखी हैं। आप प्ले लिस्ट में जाके जो भी क्लास हुई है हिंदी की वो देख सकते हैं। तो सबसे भाषा की जो सबसे छोटी इकाई है उसे क्या, वर्ण कहा जाता है। वर्णमाला का आशय है, जो वर्णमाला है उसका क्या मतलब है, शब्द के समूह से। क्या शब्दों का समूह वर्णमाला होता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। वर्णों के संकलन से, वर्णों के व्यवस्थित समूह से या शब्द रचना से। तो वर्णों के जो व्यवस्थित समूह होता है उससे ही वर्णमाला कहा जाता है। हिंदी भाषा में मूलतः वर्णों की संख्या मानी जाती है। तो हिंदी भाषा में जो वर्णों की संख्या मानी जाती है वो 52 मानी जाती है। 33 क्या व्यंजन होते हैं, 11 स्वर होते हैं, 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं, 2 अनुस्वार होते हैं और 2 द्विगुण व्यंजन होते हैं। क्या क्या बताया मैंने कि 33 स्वर होते हैं, 33 स्वर होते हैं, ओ सॉरी व्यंजन होते हैं, स्वर तो 11 होते हैं। तैंतीस व्यंजन, 11 स्वर होते हैं, 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं, संयुक्त व्यंजन होते हैं, 2 अनुस्वार और 2 द्विगुण व्यंजन होते हैं। द्विगुण व्यंजन, द्विगुण, थोड़ा करेक्ट कर लेते हैं। द्विगुण व्यंजन, तो ये जोड़ के देख लीजिए, 52 आ रहा है। 33, 10, 43, 44, 4, 48, 2, 50, 2, 52, तो ये टोटल क्या आ रहा है, 52 आ रहा है। तो यानी कि ये चीज़ें होती हैं।
अयोग वह है, विसर्ग है, महाप्राण है, अल्प प्राण है या संयुक्त व्यंजन है, ये आप लोगों को बताना है, रिप्लाई करना है। अयोग वह है। इसमें हो जाएगा विसर्ग। अतिलभ उत्तरी जो प्रश्न है इसमें देखते हैं, जो छठा प्रश्न है क्या कह रहा है, हिंदी भाषा के व्यंजन वर्णों के उच्चारण स्थानों के नाम लिखिए। तो जो व्यंजन के उच्चारण स्थान हैं ये बहुत अच्छे से क्लास में कराया गया है कि कंठ, ताल, मूर्धा, जिह्वा, ओष्ठ के आधार पे कैसे कैसे उसका जो है उच्चारण स्थान होता है, वो सारा बहुत बढ़िया तरीके से डिस्कस किया गया है। बस इसमें उच्चारण स्थान मूल रूप से कौन कौन से होते हैं, बस उनके नाम लिखने हैं, ठीक है। जरूरी नहीं कि जैसे यहाँ पे लिखे गए हैं ऐसे ही लिखिए, आपको जो याद आए, पहले ओष्ठ याद आता है, दंत, मूर्धा, कंठ, ताल, जो भी याद आता है आप ऐसे करके 5 मूल रूप से बताए गए हैं, तो हमें ये पांचों ध्यान रखने हैं, कंठ, ताल, मूर्धा, दंत और ओष्ठ। संयुक्ताक्षर व्यंजनों को लिखिए कि मतलब संयुक्त अक्षर कौन कौन से होते हैं या संयुक्त व्यंजन कौन कौन से होते हैं। तो संयुक्त का पता है, जब 2 चीज़ों को मिला दिया जाए तो क्या कहते, संयुक्त व्यंजन 2 या 2 से अधिक व्यंजनों के मेल से बने होते हैं, ये लाइन आपको लिखनी है। और यह मुख्यतः 4 होते हैं, छ, त्रिंग, ज्ञ और श्रा। ये किससे बनता है, का और सा से बनता है। और ये त्रा किससे बनता है, इससे बनता है। और अगला कौन सा है, ज्ञा, ये जा, ज और ये इया के संयोग से बनता है। और अगला क्या है, श्रा, ये श्रा और इसके संयोग से बनता है। अगला है छा वर्ण किसके योग से बनता है, अभी पीछे आपने पढ़ा, ये का और सा के योग से बनता है। समानार्थी शब्द का आशय क्या है। अब इसमें जो आंसर लिखा हुआ है, इसमें आंसर के साथ ये में आपको PDF प्रोवाइड कराई जाएगी, लेकिन आपको चीज़ें समझकर अपने हिसाब से लिखनी है। जो इसमें लिखा है सेम नहीं लिखना है। अब क्वेश्चन क्या करा, समानार्थी, तो समान अर्थ प्रकट करने वाले शब्दों को समानार्थी शब्द कहते हैं, आप ऐसे भी लिख सकते हैं। तो आपको अपनी लैंग्वेज में लिखना है, जो आपको समझ में आए आप वो लिखेंगे। जो सेम सेम यहाँ लिखा है सेम सेम नहीं, हिंदी और किसी भी भाषा में सेम सेम रटी चीज़ें नहीं जाती। एक बार पढ़ते हैं। समानार्थी शब्द वह शब्द है जिसका अर्थ दूसरे शब्द के समान होता है। उदाहरण के लिए सुंदर और आकर्षक एक दूसरे के समानार्थी हैं। जैसे सुंदर बोलें तब भी वही बात, बढ़िया आकर्षक बोलें तब भी वही बात, तो ये समानार्थी हैं। आकर्षक और सुंदर एक दूसरे के समानार्थी हैं। फिर उसके बाद क्या क्या, इसके उदाहरण जैसे अनमोल, मूल्यवान, कुछ भी बोल दे सब एक ही बात है। एहसान, कृपा, अनुग्रह, उपकार। तो आप कोई 1-2 एग्जाम्पल लिख सकते हैं, सारे लिखने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन जो है अति लघु का है, आपको सिर्फ परिभाषा लिखनी है बस और एक उदाहरण। व्यंजन का अभिप्राय स्पष्ट कीजिए। तो पता है स्वर और व्यंजन, स्वर जो स्वतंत्र रूप से बोले जाएं, जिनके उच्चारण में किसी भी वर्ण की आवश्यकता ना पड़े, और व्यंजन क्या है, जिसके उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की आवश्यकता पड़े। तो व्यंजन शब्द का प्रयोग, व्यंजन ऐसी ध्वनियाँ हैं जिनके उच्चारण के लिए स्वर के सहयोग की जरूरत होती है। स्वर के बिना जो है व्यंजन का उच्चारण करना संभव नहीं है। तो बस आपको इतना ही लिखना जरूरत होती है उच्चारण करते समय, ये कुछ नहीं लिखना है कि जिनके उच्चारण के लिए स्वर के सहयोग की जरूरत पड़ती है उन्हें व्यंजन कहते हैं, बस। और उदाहरण 1-2 व्यंजन जो भी आपके हैं कोई भी लिख देना। हिंदी भाषा के कौशलों के नाम लिखिए। बहुत पूछा जाता है कि हिंदी भाषा के कौशल, आप लोगों ने सीटेट का जो PYQ किया उसमें भी, और जो पेडागोजी की क्लास करी उसमें भी बहुत बढ़िया से बताया गया कि जो 4 मुख्यतः कौशल बताए गए, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। तो हिंदी भाषा के 4 कौशल होते हैं। ये चारों कौशल एक दूसरे से अंतः संबंधित होते हैं तथा मानव में भाषाई विकास को विस्तार देते हैं। इस बात को आपको बिल्कुल जो इसमें लिखा वैसे नहीं लिखना है, आपको अपने शब्दों में लिखना है। फिर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जरूर लिखना है कि सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, मुख्यतः यही पूछा ही गया कि कौशल कौन से होते हैं। अगर आप इतना भी लिख देखते हैं कि भाषा के कौशल मुख्यतः 4 प्रकार के बताए गए हैं या 4 होते हैं, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, तो आपका करेक्ट हो जाएगा। लघु उत्तरीय प्रश्न,
विराम चिन्ह कितने प्रकार के होते हैं, क्वेश्चन पूछा जाता है, विराम चिन्ह कितने प्रकार के होते हैं। भाषा के लिखित रूप में उक्त ठहरने के स्थान पर जो निश्चित संकेत चिन्ह, मतलब जो हम भाषा का प्रयोग करते हैं वहाँ पे कहाँ पे हमें थोड़ा रुकना है, कहाँ पे आरोह अवरोह, इन चीज़ों का ध्यान रखना है, तो इन चीज़ों के लिए क्या ठहराव को दिखाना है तो विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो ये परिभाषा अपने हिसाब से लिख देनी है। व्याकरण के अनुसार सिर्फ 3 प्रकार के विराम बताए गए हैं विराम चिन्ह, पूर्ण विराम, अर्ध विराम और अल्प विराम। आपको ये बहुत अच्छे से पता है कि कौन कौन से होते हैं। फिर कह रहा है अशुद्ध उच्चारण किन्हीं जो अशुद्ध उच्चारण है उसके कोई 4 कारण बता दो, कारक या कारण कि जो बच्चा है वो अशुद्ध उच्चारण करता है तो उसके कौन कौन से कारक हो सकते हैं। तो ये भी आप अपने हिसाब से लिखेंगे, जो इसमें लिखा है सेम आपको कोई ज़रूरत नहीं, बस आपको ये क्या क्षेत्रीय प्रभाव। अब क्या हुआ इसका मतलब, जैसे हाँ हमारे यहाँ देखा जाता है जो क्षेत्रीय बोलियाँ और भाषाएं हैं वो अलग अलग होती हैं, सबका उच्चारण अलग अलग होता है, कोई अलग तरीके से लोग बोलते हैं, उनकी जो ध्वनि और टोन वो सारी चीज़ें अलग होती हैं और बोलने का तरीका भी अलग होता है। तो ये सारी चीज़ें क्षेत्रीय प्रभाव में आएंगी, तो इसको आप अपने हिसाब से लिखेंगे। अशुद्ध उच्चारण के कारण क्षेत्रीय प्रभाव भी शामिल है। पंजाब में का खा गा के बदले का खा गा मतलब थोड़ा ऐसे बोला जाता है, तो आप कोई एग्जाम्पल लिख सकते हैं। अशुद्ध उच्चारण वाले व्यक्तियों के साथ संपर्क, सही बात है, जो व्यक्ति आप किसी ऐसे व्यक्ति के साथ रह रहे हो, किसी ऐसे व्यक्ति के साथ रहते हो, उठते बोलते हो, जो भी है आपके घर में है कहीं भी है, तो उससे भी क्या, उससे बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। अगर वो जैसे बोल रहा है धीरे धीरे वही चीज़ें आने लगती हैं वही संपर्क में आने पर। तो देख लेते हैं, अशुद्ध उच्चारण वाले व्यक्ति के संपर्क में आकर शुद्ध उच्चारण करने वाले व्यक्ति भी अनुकरण द्वारा, सही बात, अनुकरण क्या, देखकर सीखना, अशुद्ध उच्चारण सीख जाते हैं। फिर तीसरा क्या है, अक्षरों और मात्राओं का अस्पष्ट ज्ञान। अगर अक्षरों का और मात्राओं का स्पष्ट ज्ञान नहीं है तब भी क्या होता है कि उच्चारण जो है गलत होता है। जब बालकों को अक्षरों का शुद्ध ज्ञान नहीं कराया जाए तो उच्चारण में वे अशुद्धियाँ करते ही हैं। मानसिक असंतुलन, संकोच और भय के साथ बोलने से उच्चारण गलत हो जाता है। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट होती है बच्चों के लिए। अगर बच्चों को ध्यान में रखकर हमें अपना आंसर लिखना होता है, जो छोटे बच्चे होते हैं, संकोच और भय के साथ, सही बात, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनके अंदर बहुत ज़्यादा झिझक होती है, बहुत ज़्यादा मतलब वो अपनी बात कह नहीं पाते हैं, डरते भी हैं, तो ये भी बहुत ज़्यादा ठीक है। आप लोगों को भी बताने हैं आंसर जो आप लोगों को आते हैं, अपने हिसाब से आप लोग आंसर इसके लिखेंगे। जो इसमें लिखा बिल्कुल वही नहीं, इसमें आंसर इसलिए ऐड करवा दिए गए कि बहुत ज़्यादा लंबी क्लास ना हो आपकी, जो भी है रिवीजन भी हो जाए और बहुत ज़्यादा टाइम भी वेस्ट ना हो। एग्ज़ाम टाइम पे जो PYQ करने होते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम हमें नहीं देना होता है चीज़ों को। ठीक है साथियों, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, छात्रों के अशुद्ध उच्चारण सुधार है, तो इसमें जो है आ की मात्रा लगा लो भाई, आ की मात्रा लगा लो, आ की, सुधार है तो ठीक है। क्या कह रहा है, सुधार है, ध्यान देने वाले बिंदुओं का उल्लेख कीजिए कि जो उच्चारण हैं, अभी जो कारक थे, कौन कौन से कारण हो सकते थे वो हमने डिस्कस किए। अब क्या कह रहा है कि सुधार कैसे किया जा सकता है। छात्रों के अशुद्ध उच्चारण सुधार है, ध्यान देने निम्नलिखित हैं। आप कोई भी पॉइंट 3-4 अपने हिसाब से लिख सकते हैं। यहाँ पे जो लिखे हैं वो बस मैं एक बार पढ़ देती हूँ, समझ ली। शुद्ध बोलने के लिए उपकरणों का प्रयोग, भाई जो भी बच्चा है, क्या कहते हैं, टीचिंग लर्निंग मटेरियल जो होता है, श्रव्य दृश्य सामग्री जो होती है, उसके माध्यम से बच्चे सीखते हैं, तो उपकरणों का भी प्रयोग कर सकते हैं। ध्वनि तत्व का ज्ञान, कि भाई बच्चे जो हैं उनको जो उच्चारण है, उच्चारण की ध्वनियाँ हैं, ध्वनि स्थान का ज्ञान होना चाहिए कि श है या सा है। अगर ये चीज़ उन्हें समझ में आ जाती है बच्चों को कि सा है कि श है, तो वो गलतियाँ नहीं करते हैं। अगला है, शब्दोच्चारण की शिक्षा अलग से नहीं देनी चाहिए। अब कोई एक शब्द है उसका उच्चारण अलग से नहीं करवाना है, आपको जब पढ़ाना है उस हिसाब से जो भी उच्चारण स्थान है उन्हें क्लियर करना है। अक्षरोच्चारण के नियमों की यथा समय जानकारी देना, जो अक्षर का उच्चारण है उसके जो नियम है थोड़ा बहुत उससे बच्चों को बताना। उच्चारण शिक्षण की विधियों का संक्षिप्त उल्लेख कीजिए।
जो उच्चारण शिक्षण की संक्षिप्त विधि। आप ये देखिए जो 2017 का पेपर है सब उच्चारण से ही क्वेश्चन जो भी हैं सारे वहीं से बन गए। कारक बताओ, फिर उन कारकों को दूर करने के उपाय बताओ, फिर विधियां बताओ, सारे उच्चारण से ही क्वेश्चन बन गए। शिक्षण विधियों, उच्चारण शिक्षण भावों एवं विचारों की अभिव्यक्ति व आदान प्रदान के लिए हम भाषा के दो रूपों का प्रयोग करते हैं, एक तो मौखिक, दूसरा लिखित। हमें बहुत अच्छे से पता है भाषा आदान प्रदान के लिए उच्चारण बाल्यावस्था से ही बनता बिगड़ता है, अतः प्रारंभिक कक्षाओं में उच्चारण की शुद्धता पर ध्यान देना अत्यंत आवश्यक है। बिना उच्चारण के ज्ञान की भाषा का ज्ञान असंभव है, अतः भाषा के ज्ञान के लिए शुद्ध। अरे सीधे आपको ये लिख देना है, संक्षिप्त में बताना है कि इस क्या होती हैं शिक्षण विधियों में, हम क्या क्या कर सकते हैं, और शिक्षण विधियों के आप नाम भी, उच्चारण शिक्षण विधियों का जो संक्षिप्त उल्लेख जो भी है, तो कुछ शिक्षण विधियों के आप नाम भी लिख सकते हैं, शायद आगे क्वेश्चन होगा। छात्रों में अपेक्षित लेखन कौशलों का विकास किस प्रकार किया जा सकता है? तो क्या कह रहा है कि लेखन कौशल का विकास, अब यहाँ पर लिखने की बात करी गई है, उसे कैसे अच्छे से हम सुधार सकते हैं, बढ़िया करवा सकते हैं। छात्रों में अपेक्षित लेखन कौशल का विकास निम्न प्रकार से किया जा सकता है। लेखन कौशल के विकास का प्राथमिक चरण मूलतः दो अवस्थाओं से गुजरता है, ये तो पता है। लेखन के यांत्रिक पक्ष में योग्यता एवं कौशल का विकास, यथा आकार, बनावट, रूप की, मतलब जो लेखन कौशल सिखाना है तो अक्षर का आकार कैसा रखना है, कितना बड़ा या कितना, बहुत छोटा तो नहीं है, बहुत बड़ा तो नहीं, इन सारी चीज़ों का ध्यान रखना है। और विराम चिन्ह और वर्तनी, इन सब का भी ध्यान रखना है। हस्तलेख, लिखावट, विराम चिन्ह, स्थिति के आवश्यकता अनुसार व्याकरण, सम्मत भाषा में स्पष्ट, सुसंगत, तर्कयुक्त, मतलब आपको समझ के लिखना है। जो इसमें बहुत सारे शब्द लिखे गए हैं, अगर ये सब आप नहीं भी लिखते हैं तब भी आपका आंसर गलत नहीं होगा, ठीक ही माना जाएगा, मार्क्स भी पूरे मिलेंगे। लेखन शिक्षण की विधियों का उल्लेख कीजिए, कौन कौन सी, अभी जो उसमें था शिक्षण विधियाँ, आप यहाँ की उसमें भी लिख सकते हैं। अनुकरण विधि, इस विधि के माध्यम से सामान्यतः लिखना, अब अनुकरण विधि क्या होती है, मतलब अनुकरण करके, देख कर या सुनकर कोई चीज़ सीखना। फिर मॉन्टेसरी विधि, ये मारिया मॉन्टेसरी जो थी, इन्होंने बच्चों को बताया था कि कैसे कैसे लेखन के लिए लिखना सिखाया जाना चाहिए। लिखना सिखाने की विधि मॉन्टेसरी की एक मौलिक देन है। लिखना सिखाने की यह पद्धति वास्तव में प्रशंसनीय विधि है, बस आपको थोड़ा लिख देना है कि मॉन्टेसरी विधि होती है। विश्लेषण विधि, विश्लेषण विधि में लेखन शिक्षण शब्द, वाक्य एवं वाक्य शब्द, इन दो क्रमों में चल सकता है। विश्लेषण में क्या है भाई, शब्द क्या है, शब्द से वाक्य बना, फिर वाक्य शब्द, इसमें क्या क्रम चल रहा है, दोनों क्रमों को रोचक बनाने के लिए चित्रों की सहायता ली जाती है। कि कोई भी वाक्य लिख रहे हैं, फिर स्पेशली जो छोटे बच्चों के लिए जो भी चीज़ें होती हैं विश्लेषण करना होता है, तो जो किताबें भी देखते हैं आप, तो उसमें क्या बहुत बढ़िया बढ़िया चित्र, कार्टून के माध्यम से उन्हें चीज़ें बताई और समझाई जाती हैं। अगला है अर्ध विराम तथा पूर्ण विराम का अर्थ स्पष्ट करते हुए उनके एक एक उदाहरण लिखिए। ये क्वेश्चन कल भी पेपर में था, जो 2016 का हम लोग सॉल्व कर रहे थे, ये कल भी था। जब किसी वाक्य को कहते हुए बीच में हल्का सा विराम लेना पड़े, ठहराव हो या रुकना पड़े, तो वहाँ पर विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। खत्म ना किया जाए तो वहाँ पर अर्ध विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। बस हमें ये ध्यान देना है कि जहाँ पे थोड़ा सा रुकना है अपने किसी वाक्य में, वहाँ पे अल्प विराम हो गया, जहाँ पे थोड़ा उससे ज़्यादा टाइम लग रहा वहाँ अर्ध विराम हो गया, जब हमारा वाक्य कंप्लीट हो जाता है वहाँ पे पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है। बस यही सारी चीज़ें हैं। और विराम चिन्ह आपको कुछ ध्यान रखने कि नहीं 4 विराम चिन्हों का, कि नहीं 3 विराम चिन्हों का वर्णन कीजिए, उदाहरण बताइए। ये आता है एग्जाम में, और ये आता ही है, हर साल आता है क्वेश्चन, क्योंकि सिलेबस फर्स्ट सेमेस्टर का बहुत कम है, तो क्वेश्चन आएंगे कहाँ से। और कोई भी होता है, कोई मेहनत इतनी करनी नहीं चाहता है, जिसको भी पेपर बनाने के लिए बोला जाता है फटाक से प्रीवियस ईयर देखा और बस उठा लिए क्वेश्चन वहीं से। तो ठीक है साथियों, ये आप जरूर कर लीजिएगा और जुड़े रहिए हमारे साथ सारे PYQ करने के लिए। धन्यवाद।